हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वंश। तो आज की वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको पता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है और आप डिसाइड करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उससे पहले हमें ये जरूर देखना चाहिए कि क्या कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। वो देखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बाई चांस वो कंपनी अच्छा भी परफॉर्म कर रही है लेकिन उसका स्टॉक प्राइस जो है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो हो सकता है वो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आने वाले टाइम में थोड़ा-सा कम हो जाए। तो इसलिए हमें उस कंपनी का वैल्यूएशन करना चाहिए और हमें ये पता चलाना चाहिए कि क्या वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी से रिलेटेड 3 बेसिक अप्रोच पढ़ने वाले हैं, जिनसे हमें पता लगेगा कि क्या वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जो 3 बेसिक अप्रोच मार्केट में यूज़ होती हैं, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल। ये पहली अप्रोच है जो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, इसलिए हम ये बहुत ही डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो आती है वो है रिलेटिव अप्रोच। इस जो पर्टिकुलर मॉडल है इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे और इससे हमें पता चलाने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी का स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड रहता है, अंडर वैल्यूड रहता है, वो हम कैसे देख सकते हैं। जो तीसरी टाइप की अप्रोच मार्केट यूज करती है वो है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है और हम इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन मॉडल से कैसे पता लगा सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो बेसिक अप्रोच आता है वो है डीसीएफ वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल। तो बेसिकली डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल में होता क्या है? डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस या एक पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज के बारे में देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर किसी कंपनी के अर्निंग्स 10 रुपए हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में क्या पता वो 10.5 कमाए, फाइनेंशियल ईयर 22 में वो 11.5 कमाए, फाइनेंशियल ईयर 23 में वो वापस 10 पे आ जाए। तो बेसिकली हमें कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज निकालते हैं उसके डिविडेंड के बेसिस पे, उसकी अर्निंग्स के बेसिस पे। और हम एक पर्टिकुलर एक मेथड होता है, एक लाइन होता है, एक फॉर्मूलाज होते हैं, उनसे हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 1 साल में या आने वाले 3 साल में कितना होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एक वैल्यूएशन मॉडल से हम ये पता लगाते हैं कि अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस आज 100 रुपए का है, तो 3 साल बाद उसे 150 का होना चाहिए। तो हमें पता लग जाता है एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये आज अंडर वैल्यूड है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम डीसीएफ वैल्यूएशन यूज करें, एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस का लेट्स से प्राइस आज 100 रुपए है और डीसीएफ वैल्यूएशन के उसका प्राइस 80 आता है, तो हमें पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में इसका जो प्राइस है अभी करेंटली ओवर वैल्यूड है और आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। तो ये एक बेसिक सा डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल का डेफिनेशन हुआ, समझाने का तरीका हुआ। ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तो हम इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे इसको हम काफी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इससे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है, जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, उसे देख के हमें करंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो रिलेटिव अप्रोच आता है, रिलेटिव अप्रोच बेसिकली कंपनी, जो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आप देख रहे हैं, उसे उसके पीयर्स या सेक्टर के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेजर्स होते हैं। तो जो सबसे कॉमन मेजर होता है वो ईपीएस और पीई रेशो। तो ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर और पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। तो कंपनी का जो ईपीएस होता है, वो कंपनी अपनी अर्निंग्स के हिसाब से, हर कंपनी का डिफरेंट ईपीएस आता है। तो पी रेशो कैसे निकलता है? पी रेशो निकलता है बेसिकली कंपनी के स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस। तो जब भी हम कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें कंपनी का पी रेशो पता लगता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पी रेशो होता है, बिकॉज हमें पी रेशो ही अलग अलग कंपनी या सेक्टर से कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो करेंटली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से ये समझेंगे कि पी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। सब लेट्स टेक कि एक फार्मा कंपनी एक्स है, उसका पी रेशियो, जब हम उसके स्टॉक प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो उसका पी रेशियो निकल के आता है 12। एक और कोई कंपनी है वाई, उसका पी रेशियो 18 है और एक और कोई फार्मा कंपनी है जिसका पी रेशियो 27 है। कुल मिला के बहुत सारी फार्मा कंपनीज है, तो सारी फार्मा कंपनीज का एवरेज पी रेशियो निकाल के आता है नियर अराउंड 22। तो जो फर्स्ट कंपनी हमने देखी उसका जो पी रेशियो था वो 12 था। तो हम इससे पता लगा सकते हैं जो कंपनी का एवरेज 22 है, जो पूरे सेक्टर का एवरेज 22 आया है पी रेशियो का,
एक कंपनी का पी रेशियो 18 है, किसी का 22 होगा, किसी का 27 होगा, किसी का शायद ज्यादा होगा। तो हम ये एक सिंपल सी चीज पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी एक्स है वो इस समय अंडर वैल्यूड है, क्योंकि वो अपनी पीयर जो अलग दूसरी लिस्टेड कंपनीज है मार्केट में, जो कंपनी और कंपनीज हैं, जो टोटल सेक्टर हो गया फार्मा, उसके पी रेशियो से इस पर्टिकुलर काउंटर का पी रेशियो कम है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि करंटली जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है इस कंपनी का वो कम है, मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड है अपने लिस्टेड पीएस से। लेकिन इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कंपनी का पी रेशियो कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसे डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल, बिजनेस ऑपरेशंस और कंपनी के बारे में पता करना जरूरी है कि क्या वो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी या नहीं करेगी। अगर हम पहले कंपनी के बारे में श्योर होते हैं, अगर हम पहले हमें पता होता है कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम नेक्स्ट फेज वैल्यूएशन पे आते हैं। ये देखते हैं कि करंट बेसिस पे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक्स कंपनी, मेरे को पता है कि उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर कंपनी या काउंटर में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा एक रिलेटिव अप्रोच से। अगर मैं मेजर करता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि क्या उस कंपनी जो परफॉर्म कर रही है अभी करंट बेसिस पे, जो उसका स्टॉक प्राइस है, वो अब बाकी कंपनियों के हिसाब से कम है या ज़्यादा है। उसके लिए मैंने जो है पी रेशियो से वो बाकी कंपनीज के साथ उसको मैच किया। तो मैंने ये देखा कि उसके अब जो पी रेशियो वो 12 है, बाकी कंपनियों का पी रेशियो ज़्यादा है, सेक्टर का पी रेशियो ज़्यादा है, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ठीक है कंपनी एक अंडर वैल्यूड ज़ोन में है, तो मैं इस कंपनी में करंट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया एक कंपनी जेड का, जिसका पी रेशियो था 27। मान लेते हैं वो कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट एक सिंपल सी चीज़ ये है कि हमारे पास सेम लेवल की एक कंपनी जो कि और मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकती है, वो एक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। उस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन इस कंपनी से कम है, सेक्टर से कम है, और जबकि जो ये वाली कंपनी है जेड, उसकी वैल्यूएशन सेक्टर से भी ज़्यादा और कई कंपनी से भी ज़्यादा है। तो अगर मेरे को इन दोनों कंपनी में से चूज करना हो कि मैं किस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो मैं हमेशा कंपनी जो जिसका पी रेशियो कम होगा, मैं डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करूंगा। सिर्फ उस बेसिस पे ही नहीं, मेरे को पहले ये देखना भी हमेशा जरूरी होता है कि क्या वो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं या नहीं, क्या वो कंपनी आने वाले टाइम में अपने बिजनेस ऑपरेशंस या अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकती है या नहीं। वैल्यूएशन हमेशा लास्ट में आता है कि किस पर्टिकुलर काउंटर में डिसाइड करने के बाद कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है, किस पर्टिकुलर काउंटर में हम इन्वेस्टमेंट करें कि वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और हमें वहां से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। रिलेटिव अप्रोच के अंदर हम अपना ये भी देख सकते हैं कि कंपनी वो कहाँ तक जा सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि फार्मा सेक्टर का जो एवरेज, ये सारी कंपनीज जितनी भी वर्चुअली मैंने देखी, उनका निकल के नियर अराउंड 22 आ रहा है। तो मेरे को ये पता है कि अगर उस कंपनी का पी रेशियो करंटली 12 है, तो आने वाले टाइम में नियर अबाउट 22 तो जा सकता है। तो अब मैं उस कंपनी का टारगेट प्राइस कैसे निकाल सकता हूँ? तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस होता है वो बेसिकली ईपीएस इंटू पी रेशियो हो गया, क्योंकि जो पी रेशियो है, पी रेशियो हम निकालते हैं स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस हो गया वो इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली ईपीएस इंटू पी रेशियो हो गया। तो मैं मानता हूँ कि उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो आने वाले टाइम में 20 तो हो ही जाएगा, क्योंकि सेक्टर का एवरेज 22 है और कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 20 हो जाएगा आने वाले टाइम में। जो करंटली कंपनी का जो ईपीएस है, उसको मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे को लगता है उसका पी रेशियो हो जाएगा। जो भी अमाउंट आता है वो मैं एक अपना टारगेट सेट कर सकता हूँ कि ये एक मेरे पर्टिकुलर काउंटर का जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका टारगेट प्राइस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे को लगता है एक कंपनी का जो ईपीएस है वो 40 रुपीज है, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में उस कंपनी का जो पी है वो 20 हो जाएगा और कंपनी का जो ईपीएस है वो 40 रुपीज है, तो वो हो जाएगा 20 इंटू 40 विल बी माई टारगेट प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर काउंटर। तो एक रिलेटिव अप्रोच है ईपीएस और पी रेशियो के थ्रू। आप ये कैसे देख सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कैसी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हर एक सेक्टर, हर एक कंपनी के अलग अलग मेजर्स होते हैं। जरूरी नहीं कि सारी की सारी कंपनीज का एवरेज सेम हो, जरूरी नहीं कि अगर कोई कंपनी का पी रेशियो कम हो तो डेफिनेटली वो एक अच्छा काउंटर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमेशा पहले कंपनी के बारे में देखना चाहिए कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर काउंटर जो है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, और हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो जो लास्ट अप्रोच हम डिस्कस करेंगे वो है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन बेसिकली वो है कि हमें कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो निकालते हैं कंपनी के टोटल एसेट्स और उसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज से। तो हम ये देखते हैं बेसिकली इस एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से कंपनी का नेट एसेट वैल्यू है वो कितना आता है।
तो हम ये कैसे निकालते हैं? हम ये निकालते हैं कि जो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं, अगर हम उन्हें लिक्विडेट कर दें, अगर हम ये देखें कि हमें सारी लायबिलिटीज़ पे करनी है, तो हमें उससे हम सारी लायबिलिटीज़ जो है अपने एसेट से पे करते हैं। तो जितना हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स बच गया, वो शेयर होल्डर्स का हो गया। तो हम इस बेसिकली इस मॉडल से देखते हैं कि हमारे पास सारी लायबिलिटीज़, सारा डेट पे करने के बाद कितना एसेट है जो शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। तो इसमें सिंपल सा ये होता है कि जितना ज़्यादा लिक्विडेट करने के बाद हमारे पास जितना ज़्यादा एसेट बचेगा, उतना ज़्यादा शेयर होल्डर्स को फ़ायदा है, उतना ज़्यादा कंपनी वैल्यूड है, उतनी अच्छे से कंपनी जो है स्टेबल कंपनी मानी जाती है। तो ये मैंने कुछ 3 मॉडल डिस्कस किए, जिसमें से मैंने रिलेटिव अप्रोच को काफ़ी अच्छे से समझाया है कि कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर काउंटर में आप बाय कर सकते हैं, या किस पर्टिकुलर काउंटर में अगर वो और वैल्यूड है तो सेल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी डिस्कस करने के लिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।